आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। देखेंगे अब तक की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम हेमंत सोरेन ने रिसालदार बाबा की दरगाह पर की चादर पोशी। मुल्क में अमन शांति के लिए मांगी दुआ। नीतीश कैबिनेट ने 14 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। सभी सेंट्रल जेलों में नियुक्त होंगे साइकोलॉजिस्ट। पटना के पीएमसीएच में गंदगी देखकर भड़के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। बिहार सरकार को फेल बताया। और पटना पहुंचे सीताराम येचुरी। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर दिया बड़ा बयान। और अब खबरें तफसील के साथ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन रांची के डोरंडा स्थित हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा की दरगाह पहुंचे। दरगाह कमेटी की ओर से मुख्यमंत्री का परंपरागत अनुसार स्वागत भी किया गया। 216वें सालाना उर्स के 5वें और आखिरी दिन मुख्यमंत्री सोरेन ने बाबा की दरगाह पर अकीदत के साथ चादरपोशी की। उन्होंने राज्य की उन्नति और सलामती की दुआ मांगी। उर्स मुबारक के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रिसालदार बाबा की दरगाह सामाजिक सद्भाव और सौहार्द की प्रतीक है। यह शांति, एकता, भाईचारा और प्रेम का पैगाम देती है। ये दरगाह सालों से हर धर्म और समुदाय की आस्था और श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है। हम लोग तो यहाँ पहली बार नहीं, कई एक बार आ चुके हैं। आज की इस मौसम पर राज्यवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और राज्यवासी श्रद्धा है, आस्था है। और पोटका विधानसभा के कलिकापुर में आज संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पहुंचे, जहां भाजपा नेताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। वहीं इस मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व विधायक मेनका सरदार समेत भाजपा के कई नेता कार्यक्रम में शामिल रहे। हल्दी पोखर मुखिया देवी भूमिज के नेतृत्व में काफी संख्या में अपने समर्थकों के साथ वो भाजपा में शामिल हुए। वहीं मुखिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा में वो शामिल हो रही हैं। प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी के संकल्प यात्रा के लिए मैं हल्दी पोखर पूर्वी मुखिया देवी कुमारी भूमिज 1200 की संख्या में मैं बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ। मोदी जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर आज झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी के संकल्प यात्रा। और देवघर रेलवे स्टेशन के नजदीक आज रेलवे और आरपीएफ ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर अवैध निर्माण और झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का काम किया। आज बड़े पैमाने पर भारी पुलिस बंदोबस्ती के साथ स्टेशन मास्टर की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। मौके पर स्टेशन मास्टर विभूति कुमार ने बताया कि आसनसोल डिवीजन के डीआरएम के आदेश पर अमृत योजना के कार्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से स्टेशन के आसपास रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आसनसोल डीआरएम के अंतर्गत देवघर स्टेशन है और यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट लोगों ने कर रखा है। यहाँ अमृत योजना का काम चल रहा है, जिससे स्टेशन का विकास हो, इस एरिया का विकास हो और उसके विकास के लिए। और रेल में इम्प्रूवमेंट अच्छी बात नहीं है। रेल का ज़मीन अतिक्रमण मुक्त रहेगा तो रेल का विकास हो सकेगा। यहाँ स्वच्छ पेड़ लगाए जाएंगे, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और ऐसा आदेश मिला जिसके तहत ये करना पड़ा। कहाँ से कहाँ तक किया जा रहा है सर? ये नीचे देवघर स्टेशन के नीचे रोड से ऊपर ब्रिज तक ये पूरा जो है अतिक्रमण था। इसको कई बार नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन उन्होंने हटाया नहीं। अंत में फोर्स बल लगा के इन लोगों को हटाया गया है। यह हम लोग की मजबूरी है। जामताड़ा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कमेटी द्वारा जामताड़ा जिला अल्पसंख्यक अध्यक्ष अनवर अंसारी के नाम की घोषणा की गई, जिसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में काफी खुशी का माहौल है। आज जिले के ढेकीपाड़ा में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष असलम अंसारी के साथ सैकड़ों की संख्या में अन्य समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। अनवर अंसारी का स्वागत यहां पर किया गया। मौके पर
नवनिर्वाचित अनवर अंसारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए जिले से लेकर गांव-गांव तक जाकर नए सदस्यों को जोड़ने का काम किया जाएगा। हमारे ऊपर जो सब जिन्होंने विश्वास जताया उनको हम निराश नहीं करेंगे। जिस उद्देश्य से हमको जिलाध्यक्ष बनाया गया, पार्टी आलाकमान जो निर्णय करेगी हम उसमें। आपका क्या प्राथमिकता होगा अल्पसंख्यक के लिए? अभी तक अल्पसंख्यकों के लिए जो भी फंड सेंट्रल या आपका स्टेट से आता है, अभी तक किसी को मालूम ही नहीं है कि हम लोग का फंड क्या है। उस हिसाब से हम लोग वहाँ जिला में जाके लड़ेंगे। फंड का कहाँ मिसयूज हो रहा है या कागज कलम में तक ही सीमित रह रहा है, उसको हम लोग देखने का काम करेंगे। और बोकारो के विशेष प्रमंडल में हैरत अंगेज कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर चयनित स्थल पर पुल बनाने के बजाय दूसरे स्थल पर 2 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से विभाग ने पुल बना दिया है। आज वो पुल बनाए हुए 7 साल भी बीत गए, लेकिन संपर्क पथ नहीं होने के कारण यह पुल अनुपयोगी हो गया है। यह पुल बोकारो के बनसिमली में बनाया गया है, जो बनसिमली से झोपड़ो गांव को रोड से जोड़ने वाला है। स्थल परिवर्तित कुछ व्यवसायियों को बचाने के लिए कर दिया गया था। यह आरोप 20 सूत्री के उपाध्यक्ष ने लगाया है। रमेश नायक, कहाँ घर हुआ? बनसिमली। अच्छा, ये जो रास्ता है जी जिससे नया पुल बन गया है, फिर भी आप लोग पुराने पुल से आते जाते हैं, जी इससे किसको फायदा है और किसको नुकसान है? सर, हम लोगों को तो पूरा एकदम नुकसान है। ग्रामीण पूरा देख रहे हैं, रोड पूरा खराब है, पुल भी पूरा गंदा हो चुका है, कभी भी टूट सकता है। गाड़ी घोड़ा इतना भारी भरकम गाड़ी लोड लेके आता है, लेकिन कुछ भी मतलब उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। ग्रामीणों ने जो कहा वो सही बात है, क्योंकि उस रोज हम गए थे। आपका बनसिमली रेलवे फाटक मोड़ से झोपड़ों तक जो सड़क है, सड़क का स्थिति बहुत ही दयनीय है। उसी के इंस्पेक्शन में हम गए थे देखने के लिए। डुमरी प्रखंड मुख्यालय सभागार में 20 सूत्री की बैठक हुई, जिसमें क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। हालांकि बैठक में कई विभाग के अधिकारी नदारद दिखे, जिसको लेकर 20 सूत्री के सदस्यों ने नाराजगी जाहिर करते हुए उन पर एक्शन लेने का प्रस्ताव भी लिया। बैठक में पेयजल नल जल की समस्याओं को जल्द से जल्द उनका निदान करने का प्रस्ताव लाया गया। साथ ही कहा गया कि अगली बैठक में आज की समस्याओं का निदान हो जाना चाहिए। आज 20 सूत्री का बैठक हुआ सदन में। आज तमाम तरह का प्रखंड का जो भी समस्या था, पेयजल का, जल नल का जो समस्या था, वो जेई विभाग से आए हुए थे, उनकी तमाम तरह का सुझाव दिया गया है कि अगले बार ये समस्या हम लोग के बीच नहीं आवे। जल नल के संबंध में कुछ चापाकल का भी बीच बात था, वो सामान नहीं रहने के कारण इन्होंने टाइम लिया, अब आ गया है। जमशेदपुर के पोटका के मनहाड़ा गांव में शमशान को लेकर विवाद चल रहा है। दरअसल भूमिज समाज के लोगों ने कहा कि कई वर्षों से हम लोग यहां पर अपने पूर्वजों और परिजनों को दफनाते आ रहे हैं। ये जगह हमारी है। भूमिज समाज की और मनहाड़ा गांव के रहने वाले वीर सिंह सरदार और सीताराम सरदार ने कहा कि हमारे पूर्वजों को इसी जगह शमशान में दफनाया गया और कई वर्षों से हम दफनाते आ रहे हैं और 1932 का खतियान भी है। अब कुम्हार जाति के लोगों का कहना है कि यह जमीन हमारी है, इसलिए हम लोग सीओ से मिलने के लिए आए हैं। उचित विचार इस पर किया जाए। मेरा मामला है मनहाड़ा गांव में, तो ये हमार श्मशान माने मशान है जे हमारा माने तुपाई हुई हमारा पूर्वपुरुष तुपाई हमारा पूर्वपुरुष तुपाई हुई आसमारा और एक रेकर्ड हमार गोटे तो श्मशान आमदेर माने यही है माने नक्साई है आमदेर पर्चा पत्र नहीं है, तो वही खतियान जेमन माने 32 और बोकारो के प्रधान डाकघर ने एक नई पहल की है, जिसमें 10 से 13 अक्टूबर 2023 से राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए प्रधान डाकपाल संतोष सिंह ने बताया कि 10 से 13 अक्टूबर तक वित्तीय सशक्तिकरण रहेगा, जिसके तहत डाक विभाग का कार्य किया जाएगा। दूसरा डाक संग्रह दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें जितने भी पुराने डाक टिकट के रूप में है, जिनकी कीमत अभी के समय में 100 गुना से अधिक है, उसको रखा जाता है और रखा जाएगा। तीसरा है मेल और पार्सल दिवस। इसमें स्कूली बच्चों को मेल और पार्सल के बारे में जानकारी दी जाएगी। अंतिम 13 तारीख को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें कैंप लगाया जाएगा। इसमें डाक विभाग के विभिन्न प्रकार के कामों के साथ साथ महिलाओं को सम्मान देने के साथ महिला बचत योजना की जानकारी सभी को देनी है। अभी हम लोग
राष्ट्रीय डाक सप्ताह मना रहे हैं। आज मेरा वर्ल्ड पोस्टल डे है, जिसमें विभिन्न प्रकार के हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसके बारे में पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जो है उसके बारे में लोगों की जानकारी देनी है। और आज से स्टार्ट हुआ है, आज से शुरू हुआ है। कल से मेरा नेशनल पोस्टल डे स्टार्ट होगा, जिसमें 10 तारीख को वित्तीय सशक्तिकरण दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे, जिसमें हमारा प्रोडक्ट जो वित्तीय से संबंधित रखता है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, उसके बारे में लोगों को बताना और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ना, ये हमारा मूल नीति। और बिहार के भागलपुर में भी विश्व डाक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है। ये 5 दिनों तक चलने वाला है। डाक सप्ताह कार्यक्रम में प्रत्येक दिन अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 9 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक सप्ताह का कार्यक्रम आरंभ किया गया। वहीं 10 अक्टूबर को वित्तीय सशक्तिकरण चौपाल का आयोजन वहां पर किया जा रहा है। 11 अक्टूबर को डाक संग्रह और डिजिटल इंडिया विषय पर बच्चों के बीच निबंध क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा। साथ ही सेमिनार का भी आयोजन होगा और 12 अक्टूबर को मेल और पार्सल दिवस कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। विश्व डाक दिवस है और पूर्वी क्षेत्र के सभी डाक कर्मचारियों को और यहाँ के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई। आज के दिन जो हमारा थीम है इस बार वो है टुगेदर फॉर ट्रस्ट। और विश्व डाक दिवस से हमारा जो है राष्ट्रीय डाक सप्ताह की शुरुआत होती है। आने वाले 9 अक्टूबर से यानी आज से लेकर 13 अक्टूबर तक प्रत्येक दिन हम अलग अलग दिवस मनाते हैं। आज विश्व डाक दिवस है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है क्योंकि डाक दुनिया की सबसे पुरानी संचार प्रणाली है जो लोगों के पत्रों को, पार्सलों को दुनिया भर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। कल यानी मंगलवार 10 अक्टूबर को हम लोग वित्तीय सशक्तिकरण दिवस मनाएंगे। इस दिन हम लोग जो बचत बैंक को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजन करते हैं। विश्व डाक दिवस है। आया डाक प्रमंडल भोजपुर के डाक अधीक्षक पवन कुमार वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय डाक सप्ताह की शुरुआत हो गई है। हम लोग प्रतिदिन किसी न किसी एक एरिया को चुनकर हम लोग अलग अलग कार्यक्रम करते हैं। पिछले वर्ष हम लोगों की थीम 2.5 आकार पत्र लेखन प्रतियोगिता थी। इस वर्ष डिजिटल इंडिया फॉर न्यू इंडिया जो 11 अक्टूबर को मनाया जाएगा। बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय डाक सप्ताह हम लोग हर वर्ष 9 अक्टूबर को शुरू करते हैं। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस है और इसी दिन से हम लोग का राष्ट्रीय डाक सप्ताह की शुरुआत हो जाती है। और हम लोग प्रत्येक दिन किसी न किसी एक एरिया को सेलेक्ट करके उसका डे के रूप में मनाते हैं। जैसे आज 10 तारीख को हम लोग वित्तीय सशक्तिकरण दिवस मना रहे हैं। कल 11 तारीख को हम लोग फिलाटेली डे मनाएंगे, जिसमें कि हम लोग बहुत सारे स्कूलों को संपर्क किए हैं जहां बच्चों के बीच पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन भी कराने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने 14 एजेंडे पर अपनी सहमति जता दी है। कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार ने पैक्सों की प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक अब पैक्स या व्यापार मंडल ससमय 100% CMR की आपूर्ति करते हैं तो पूर्व में दिए गए प्रोत्साहन राशि से 3 गुना उन्हें अधिक मिल जाएगा। इस प्रस्ताव पर बिहार कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इसके साथ ही राज्य के सभी सेंट्रल जेलों में एक साइकोलॉजिस्ट की बहाली के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया है। में का प्रस्ताव था। जल संसाधन विभाग के कुल 7 सिंचाई अंचल पदाधिकारी का जल संसाधन विभाग में भी रेवेन्यू ऑफिसर थे 7। अब उनका समायोजन राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में कर दिया गया है। तो 7 ऐसे लोग थे जिनका कर दिया गया है। बिपाड़, आपको याद होगा बिपाड़ है, गया में बिपाड़ का संचालन हो रहा है और बिहार प्रशासनिक संस्था बिपाड़ जो है गया में, तो वहाँ पे जो लैंड एक्विजिशन का पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृत किया गया। तो 54,11,46,571। और CPIM के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया कि
कि पूरे देश में विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया पूरी तरह से मजबूत है, कहीं से भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो रही। वहीं सीट शेयरिंग के सवाल पर सीताराम येचुरी कन्नी काट गए और कहा कि यह सब बातचीत चलती रहेगी। वहीं उन्होंने इल्जाम लगाया कि लगातार केंद्र में बैठी हुई सरकार विपक्षी नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है। जांच एजेंसियां, सीबीआई और ईडी का लगातार गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन के नेताओं को जिस तरह से सताया जा रहा है, वह देश की जनता देख रही है। कर रहे थे कि जातीय जनगणना करवाई है, और पिछले 9 साल में कराया क्यों नहीं भाजपा? घबरा क्यों रहे हैं? बिहार में जो गणना हुई है सर, क्या उसके आंकड़ों में गड़बड़ियां हैं? आप इसको कैसे हम कैसे बताएं? सरकार ने किया, और वो अगर जो सरकार ने अगर रिलीज किया तो। और बिहार में डेंगू के मामले काफी बड़े हुए हैं। पटना डेंगू का हॉटस्पॉट बना हुआ है। अब तक 3000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में अस्पतालों में डेंगू को लेकर क्या व्यवस्था है, इसका जायजा लेने के लिए नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भाजपा विधायक दल के प्रतिनिधिमंडल के साथ वो पीएमसीएच पहुंचे। इस दौरान पीएमसीएच में गंदगी देखकर भड़क गए और सरकार से खूब सवाल किए। मौके पर मौजूद श्रेयसी सिंह और तमाम विधायकों ने सरकार को फेल बताया। वहीं भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह ने कहा कि डेंगू वार्ड की स्थिति सबसे अधिक खराब है। देखिए, कई लोगों ने हमारे पास आकर के शिकायत किया और पूरी अनियमितता है। पेशेंट और आकर के यहाँ बीमार हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह का वातावरण में रखा जा रहा है, पूरा गंदगी, झोल लगा हुआ, पंखा नहीं चलना, डैम्प मारा हुआ, लगता नहीं है कि हॉस्पिटल है। मच्छरदानी के अंदर किसी तरह से उसको अपने को बचाने का प्रयास, मतलब ये क्या हॉस्पिटल का, ये क्या वातावरण है। और जो इसके मेंटेनेंस करने वाली कंपनी है शिवांगी। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान नवादा पहुंचे। हाल ही में हुए सड़क हादसे और डूबने से जिन लोगों की मौत हुई, उनके परिवारों से मिलकर उन्होंने ढांढस बंधा। इस दौरान चिराग पासवान को देखते ही पीड़ित परिवार गले से लिपट कर रोने लगे। चिराग पासवान भी भावुक दिखे। मृतकों के आश्रितों को मुआवजा नहीं दिए जाने पर सांसद चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बरसे। उन्होंने कहा कि दुर्घटना होने पर मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार से मिलने नहीं जाते हैं, किसी का दुख बांटने के लिए नहीं पहुंचते हैं। कम से कम सीएम प्रशासन को इतना तो मुस्तैद रखे कि पीड़ित परिवार को समय पर मुआवजा मिल जाए। सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी कमलेश कुमार और मुख्य पार्षद प्रतिनिधि अबू तुराब, उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि विकास कुमार और इनके साथ कई गणमान्य लोगों ने नगर परिषद का भ्रमण किया, जहां उन्होंने सार्वजनिक शौचालय, आरओ वाटर प्लांट का भी जायजा लिया। जायजा करने के बाद पुराने शौचालय की मरम्मत और नए शौचालय बनवाए जाने की बात कही गई। सबसे पहले तो नगर के सारे लोगों का धन्यवाद, और आप सब लोगों की दुआओं से हम लोग के नए कार्यपालक पदाधिकारी महोदय का यहाँ पदस्थापन सुनिश्चित हुआ। आदरणीय विधायक जी के सार्थक प्रयास से ये संभव हो पाया और एक अच्छे कार्यपालक पदाधिकारी हम लोग के नगर में आए हैं। बिहार सरकार और केंद्र सरकार द्वारा सभी सेविका और सहायिकाओं का 5 सूत्री मांग पूरी नहीं होने पर सरकार को 2024 के चुनाव के लिए उन्होंने चेतावनी जारी की है। सेविका और सहायिका भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में सभी सेविकाएं नारेबाजी करते हुए बिहार सरकार और केंद्र सरकार में से 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते नजर आई। 1 दिवसीय भूख हड़ताल भी की गई। सरकार के द्वारा 5 सूत्री मांग और सरकारीकरण करते हुए मानदेय में बढ़ोतरी की मांग उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। यही है कि हम लोग जो है अभी सरकार, मतलब यहाँ जब से हम लोग का ये होता है ड्राइवरी से लेकर के बच्चा जन्म तक, उसके बाद उसका जो स्कूल पूरी शिक्षा से पहले हम लोग का जितना दायित्व होता है सारा चीज हम लोग निभाते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी सरकार हम लोगों की कोई मान्यता नहीं दिया है, कहीं हम लोग का इज्जत नहीं देता है, कहीं कुछ नहीं करता है। और वर्षों पूर्व बाल विवाह की शिकार हुई किशनगंज जिले के एक मुस्लिम परिवार की लड़की ने खुद के जीवन को बर्बाद होने दिया, लेकिन उन्होंने समाज में फैली बाल विवाह जैसी कुरीतियों से मासूमों की जिंदगियों को बचाने का संकल्प लिया और घर की चौखट लांघकर बाहर निकली और संकल्प लिया कि वो दूसरों की बेटियों को बाल विवाह के दलदल में फंसने से बचाएंगी। रोशनी अब तक 50 से अधिक बाल विवाह को रोककर उन बच्चियों की जिंदगी को तबाह और बर्बाद होने से बचा चुकी हैं। रोशनी का यह प्रयास रंग लाया। आगामी माह नवंबर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में होने वाले विश्व युवा सम्मेलन 2023 में भारत का नेतृत्व करती नजर आएंगी रोशनी।
रही हूँ ताकि अपने स्कूल्स को बढ़ा करके बच्चों को कुछ न कुछ उनके सहायता कर पाऊँ। जो इस पीड़ा को सह रहे हैं उसको पुनर्वास दिलाना, उसको सरकार से लिंकेज कराना, गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है। विदेश में जा रही है जी, बहुत खुशी की बात हुई है और बहुत अच्छी है। और किशनगंज डिस्ट्रिक्ट की जो सबको सहयोग किया है, इन लोगों का भी प्रणाम और सलाम। दूसरी बात यह है, और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सीएम हेमंत सोरेन ने रिसालदार बाबा की दरगाह पर की चादर पोशी, मुल्क में अमन शांति के लिए मांगी दुआ। नीतीश कैबिनेट ने 14 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, सभी सेंट्रल जेलों में नियुक्त किए जाएंगे अब साइकोलॉजिस्ट। पटना के पीएमसीएच में गंदगी देखकर भड़के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, बिहार सरकार को फेल बताया। और पटना पहुंचे सीताराम येचुरी, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर दिया बड़ा बयान। और आप देख रहे थे मुंसिफ जोहार। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।